सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक मीट्रिक स्पेस पेपर जो डीयू में 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और हम जो सिलेबस को फॉलो करेंगे या बुक जो हम फॉलो करेंगे, नो डाउट सिलेबस जो है हम एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी सिलेबस है हम उसको फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ जो डीयू के सिलेबस में बुक मेंशन्ड है दैट इज़ बाय शिराली एंड वासुदेवा। ठीक है, हम इस बुक को फॉलो करेंगे थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। ये पेपर मीट्रिक स्पेसिस का जो पेपर है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, क्योंकि जितना भी हमने रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो हमने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमने जो पढ़ा था, ये 5th सेमेस्टर में उसकी जनरलाइजेशन है। और यू कैन से जनरलाइज्ड पेपर है इन द सेंस कि उसमें जो आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो टॉपिक्स पढ़े थे उनकी पूरी जनरलाइजेशन है। अब ये पेपर अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि जो रिजल्ट्स आप उसमें पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, वो जो आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में करे हैं वो इस पेपर में एज अ पर्टिकुलर केसेस हम डिराइव कर सकते हैं। इनफैक्ट जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे इस पेपर में, हम किस तरीके से उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं और कैसे डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सीक्वेंसेस की और जो है आपकी कॉशी सीक्वेंसी कंटिन्यूअस फंक्शन की, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन की जो हमने पर्टिकुलर केस की थी, वो मीट्रिक स्पेस में जनरलाइज फॉर्म में हम डिफरेंट स्पेसिस में कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी थी वो आर में पढ़ी थी, अब इस पेपर के अंदर हम उसको जनरलाइज करने में जैसे हम आर से R2 पे आ रहे हैं, R3 के लिए हम बात करते हैं। जैसे कोशी सीक्वेंस हम आर में डिफाइन कर रहे हैं तो R2 में कैसे डिफाइन करेंगे, R3 में कैसे करेंगे, या कोई भी एक जनरलाइज स्पेस है उसको में उस स्पेस में हम किस तरह से सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, उसके कॉशी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब चीज़ें जो है हम इस पेपर में सीखेंगे। ये पेपर जो है मीट्रिक स्पेसिस, दो वर्ड्स का पेपर, दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, मीट्रिक और स्पेसिस। स्पेसिस तो एवरीबॉडी नोज कि स्पेसिस जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक्स में भी स्पेस अगर हम ले लें तो एक्स कुड बी आर, R2, R3 और स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस, स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, स्पेस कोई भी हो सकते हैं। और मीट्रिक इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। सो एक्चुअली ये जो मीट्रिक स्पेसिस पेपर है इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी द डिस्टेंस फंक्शंस डिफाइंड ऑन डिफरेंट स्पेसिस। सो मीट्रिक मीन्स डिस्टेंस फंक्शन और स्पेसिस मीन्स जो डिफरेंट स्पेसिस होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन मीट्रिक स्पेसिस की, हम किस तरीके से मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, देन अ फंक्शन D defined from x cross x to R positive union singleton 0 is said to be a metric, or you can say metric function on x, the space x, if the following conditions are satisfied. What are the following condition? Number one, that is dxy, क्योंकि जैसे मैंने बताया d is here what, metric is here what, distance। ठीक है, सो डिस्टेंस फंक्शन कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में होगा तो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। सो वी से इट्स नॉन नेगेटिव। सेकेंड, distance between x and y is 0 if and only if x equal to y. This property is called coincidence property. Number 3, जो डिस्टेंस x और y के बीच में है, नो डाउट y और x में भी सेम डिस्टेंस होगा, जो x और y में है वही y x में होगा। दिस इज वी कॉल एज द सिमेट्रिक डिस्टेंस और सिमेट्रिक। एंड द लास्ट वन इज योर triangle inequality. This is the most important. dxy is less than equal to dxz plus dzy for all x, y, z belonging to x. Here also you can say for all x, y belonging to x,
for all xy belonging to x and for all xy belonging to x, क्योंकि यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स हैं x और y, so that is why for all xy x. यहाँ पे भी दो ही हैं पॉइंट्स xy in x. Similarly here यहाँ पे 3 हैं x y और z, so that is why I am writing here x y z belonging to x. So now you can see here कोई भी अगर फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, तो डिस्टेंस फंक्शन है तो ये चार कंडीशन तो नेचुरली सेटिस्फाई करेगा. नंबर 1 ग्रेटर देन, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट्स आर सेम, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में कब जीरो हो सकता है, जब दोनों पॉइंट सेम होंगे. अगर दोनों पॉइंट सेम होंगे तो नेचुरली डिस्टेंस भी उनके बीच में क्या होगा, जीरो होगा. डी एक्स वाई इज इक्वल, जो डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में है वही डिस्टेंस वाई और एक्स के बीच में है. डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड एंड जेड वाई. ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्स पॉइंट है, सपोज वी हैव दिस एक्स पॉइंट, दिस इज वाई पॉइंट, दिस इज जेड पॉइंट. This is the distance between x and y. This is the distance between z and y. This is the distance between x and z. No doubt, this distance between x, y is always less than equal to the distance between x and z plus distance between z and y. अगर आप देखेंगे वन साइड की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो हमेशा इन दो की दूरी की हमेशा कम होगी और लेस देन और इक्वल टू. अब क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ये हमेशा होती है, एक साइड की जो लेंथ होगी वो हमेशा दो अदर साइड्स के ट्रायंगल की साइड के सम से लेस देन इक्वल टू होगी. तो अगर ये चारों कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक फंक्शन बोलते हैं ऑन द स्पेस. एंड नाउ द मीट्रिक स्पेस इज व्हाट, मीट्रिक स्पेस इज नथिंग बट xg, means the space together with the metric d is called a metric space. So अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर कोई डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे xg is called metric space. तो कोई भी स्पेस विद मीट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस. चलिए हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी. डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं. चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल x को हम ले लेते हैं r, सबसे इजी जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते आए. तो हमने x ले लिया, मान लो सपोज r, ठीक. अब नाउ व्हाट शुड बी d, क्योंकि मीट्रिक स्पेस में दो चीजें हैं, एक तो नॉन एम्प्टी सेट और एक डिस्टेंस फंक्शन. नाउ वी हैव टू डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन आल्सो. एंड नाउ इफ वी टेक d इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r, ठीक है, हमने दो चीजें ले ली, एक डिस्टेंस और एक स्पेस. नाउ कैन आई से दैट d इज अ डिस्टेंस फंक्शन और मीट्रिक ऑन द स्पेस x? ये हम कब कह सकते हैं, ये हम तभी कह सकते हैं अगर ये चारों कंडीशंस हमारी ये फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है. तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, क्या मैं कह सकता हूं dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? कैन आई से दिस कि dxy हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? सो लेट अस सी. dxy is actually here, अगर मुझे टू शो करना है क्योंकि चारों कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर टू शो. टू शो दिस कंडीशन है, दैट इज टू शो, मतलब इसका मतलब क्या शो करना है, d की क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस. सो टू शो क्या करना है मुझे, मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and which is true because modulus is always greater than equal to 0 for all xy belonging to r. ये सभी के लिए होल्ड करती है, which is true by definition of mod function. ठीक है, नेक्स्ट पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई. अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x. अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट्स मस्ट बी सेम, वो तो हमेशा एक होने चाहिए. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं dxy मान लो 0 है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r. हमें ये चीज प्रूफ करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद हियर dxy, सपोज dxy इज 0. दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, जब
dxy की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई 0 होगा, बट वी नो दैट मॉड ऑफ दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0. वाई? क्योंकि मॉड a 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ a इज 0 बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड. ठीक है, सो x माइनस वाई 0 हो गया. अगर x माइनस वाई 0 हो गया, इसको राइट साइड ले जाइए, सड़क पार कराइएगा थोड़ा सा, तो x किसके इक्वल हो गया, y के. यही तो हमें प्रूव करना था कि dxy अगर 0 है कब, जब x इक्वल टू y है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड. तो सेकंड कंडीशन भी हमारी इस d फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो गई है. नाउ लेट अस सी द थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि dxy इज ऑलवेज इक्वल टू dyx. ठीक है, फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x. चलिए शुरू करते हैं यहां से. लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी ले लीजिए, इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. dxy किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x माइनस वाई के. दिस इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ y माइनस x. क्यों, क्योंकि मॉड a हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड माइनस a के. ठीक है, और दिस इज व्हाट, dyx. सो नाउ आई कैन से कि जो थर्ड कंडीशन है वो भी हमारी सेटिस्फाई कर गई इस फंक्शन के लिए. चलिए फोर्थ लेते हैं. फोर्थ लेते हैं, dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy. ये हमें शो करनी है, ये भी होल्ड करती है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू r, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, r. सो वी विल राइट हियर r. ठीक है, चलिए अब dxy स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. dxy किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x माइनस वाई. ये किसके इक्वल है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में xy है, बट राइट हैंड साइड में देयर इज वन मोर इनइक्वालिटी, दैट देयर इज वन मोर नंबर, एक और नंबर है z. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज मिसिंग है z, तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस z कर लेते हैं, माइनस z प्लस z माइनस y. दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस z प्लस मॉड ऑफ z माइनस y. Why? Because we know that mod of a plus b is always less than equal to mod a plus mod b. We know this inequality. So that is why mod of x plus z is all mod of x minus z plus z minus y is always less than equal to this. And this is nothing but distance between xz and distance between zy. So this thing holds for all x, y, z in R. So you can see dxy is always less than equal to dxz plus dzy. So हमने यहाँ पे क्या देखा कि चारों कंडीशंस जो है एक फंक्शन को मेट्रिक होने के लिए जो हमें चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. सो नाउ वी कैन से कि d जो है वो मेरा एक मेट्रिक है. चलिए ये हमारे पास एग्जाम्पल थे जब हमारे पास g जो है एक मेट्रिक होता था. ठीक, अब इसके बाद एक और कंडीशन हम इसमें एक और एग्जांपल्स कुछ दे सकते हैं. अगर ये मीट्रिक है तो क्या हर फंक्शन हमेशा मीट्रिक होते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि या कोई ऐसा फंक्शन भी होता है जो मीट्रिक नहीं होता है. सो चलिए हमने इसको मॉड लिया. चलिए अगर हम इसका मॉड हटा देते हैं, सपोज अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं d, स्पेस मेरा वही है r. ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखा जो कि मीट्रिक था. अब मैं एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जो मीट्रिक नहीं है. जैसे इधर देखिएगा x इक्वल टू r. अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं तो नेचुरल है. अब मैंने क्या करा है, सिर्फ मॉड हटा दिया. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब जो न्यू फंक्शन है जो कि विदाउट मॉड है, क्या ये मीट्रिक हो सकता है? आंसर इज नो. व्हाई? नाउ यू कैन सी हियर, अगर हम डिस्टेंस देखें, किसके बीच में डिस्टेंस अगर देखें 1 और 5 के बीच में, और यू कैन से 0 और 5 के बीच में, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, 0 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज लेस देन 0. अब एक बात मुझे बताइए, डिस्टेंस क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाई अगर मैं मॉड यहाँ से हटा देता हूँ तो फंक्शन जो है ये डी फंक्शन जो है अब ये एक मीट्रिक नहीं है. ठीक है, चलिए ये तो हमने बात करी थी आर के ऊपर. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम आर से इसको आगे फर्दर किसी और स्पेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे R2, R3, R4 इन सब के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम R से R2 पे जा सकते हैं, और अगर हम R2 पे जाते हैं तो हम क्या फंक्शन D ले जिससे कि वो फंक्शन मीट्रिक बन जाए. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्पेस लेते हैं R2. नाउ क्वेश्चन इज कि D हम क्या डिफाइन करें. ठीक है, एक मीट्रिक होता है आपका यूक्लिडियन मीट्रिक.
ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये कैसे डिफाइन होता है, डी एक्स वाई। अच्छा, इसके अंदर एक्स वाई आपके एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि R2 है, R2 में क्या होते हैं आपके टपल, ठीक है, टपल फॉर्म में होते हैं। टपल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे अगर हम R2 का स्ट्रक्चर देखें, R2 के अंदर कोई भी पॉइंट कैसे होगा, जैसे 3,4, 1,2, खाली 1 तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन पॉइंट R2 में, अनलेस कि हम इसको 0 बोलें साथ में, तब तो ये सेंस बनाता है कि भाई 1 जो है इसका पॉइंट है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि 1 बिलोंग्स टू R2, इसको हमें टपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि R2 में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, x, y फॉर्म में होगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ सम रीजन हम यहाँ पे x को जो है कैसे डिफाइन करते हैं, x इज x1 x2 एंड y इज हियर y1 y2। हम इस तरीके से हम x और y को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे, इस पॉइंट, इस डिस्टेंस को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझें तो ये डिस्टेंस क्या होगा। चलिए एक बार ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है। अब इसको मान लीजिए ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें इसको, ठीक, ये पॉइंट है आपका सपोज x1, x2, ठीक, और ये पॉइंट है आपका सपोज y1, y2, ठीक, ठीक है। अच्छा, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक्चुअली जो ये डिस्टेंस बनेगा वो आपका ये होगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, ये डिस्टेंस क्या है, अगर ये पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, y1, x2, ठीक है, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y नहीं होगा, और यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका x1 माइनस y1, ठीक है, ये कितना है आपका डिस्टेंस x2 माइनस y2। अब पाइथागोरस थ्योरम से अब ये क्या होगा, डिस्टेंस आपका ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ दिस बेस प्लस बेस जो है आपका ये और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आपका ये हो गया, ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आया, तो एक्चुअली जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस मीट्रिक के अंदर, ठीक है। चलिए, अब हमने ये मीट्रिक, अब हमने ये डिस्टेंस ले लिया, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है कि कोई भी डिस्टेंस फंक्शन क्या मीट्रिक होता है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, आर में मॉड लेते हैं तो वो मीट्रिक है, लेकिन मॉड रिमूव करते हैं तो वो मीट्रिक नहीं रहता है। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी अगर हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सो क्या वो मीट्रिक है या नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर मीट्रिक को, अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो मीट्रिक है, कोई भी फंक्शन को अगर हमें मीट्रिक प्रूव करना है तो हमें क्या है, कोई 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, नॉन नेगेटिविटी, कोइंसिडेंस, सिमेट्री और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलिए वन बाय वन सभी कंडीशंस को हम चेक करते हैं कि क्या dxy हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इज बाय डेफिनेशन, व्हाई, बिकॉज अगर अंडर रूट के अंदर दोनों नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, सो डेफिनेटली ये सम भी हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। सो दिस इज बाय डेफिनेशन। नंबर 2, मान लीजिए dxy मेरा 0 है, तो मुझे क्या शो करना है, x किसके इक्वल है, y के, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर d की डेफिनेशन क्या है, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम ये लेते हैं, ठीक है, सभी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं, ये लेते हैं, अगर ये 0 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आया, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, अच्छा एक चीज हम जानते हैं कि अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0 है, दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव x1 माइनस y1 का स्क्वायर का 0, ठीक है, और यू कैन से बाय दिस रिजल्ट ओनली दिस थिंग इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 भी क्या आपका 0 हो गया। इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2, ठीक है। अगर x1 y1 है, x2 y2 है, अगर R2 के अंदर
मुझे ये शो करना है कि दो पॉइंट सेम है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स x1 x1 x2 y1 y2, अगर मुझे ये शो करना है कि ये दोनों पॉइंट सेम है, R2 में हम दो पॉइंट को कब इक्वल बोलते हैं, पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो और दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट्स अगर दोनों सेम हो। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, अगर मुझे ये शो करना है कि ये पॉइंट x और y सेम है, इसका मतलब क्या है, मुझे ये शो करना है कि पहला कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और दूसरा कोऑर्डिनेट भी दोनों का सेम है। यहाँ पे देखिए पहला कोऑर्डिनेट भी सेम है और दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेम है। सो वी कैन से इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। सो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है कोइंसिडेंस की, वो भी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं सिमिट्री। सिमिट्री प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे हम? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर हम ये प्रूव करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी dxy इक्वल टू dyx फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R। देखिए यहाँ पर सब जगह जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हम किस में लिखेंगे, R2 के अंदर, क्योंकि हमारा स्पेस क्या है, स्पेस है R2, तो ऑब्वियसली पॉइंट्स कहाँ बिलोंग करेंगे, R2 में बिलोंग करेंगे। पहले हम लिख रहे थे xy बिलोंगिंग टू R, क्योंकि पॉइंट किस में बिलोंग करते थे, R में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे R2 में, क्योंकि पॉइंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, R2 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम सब जगह लिखेंगे दैट इज फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R2, सो अप टू फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R2, where this x is what, x1 comma x2 and y is what here, y1 comma y2। रिमेंबर दिस, क्योंकि x और y R2 में और R2 में कोई भी पॉइंट्स कैसे होते हैं, टपल फॉर्म्स में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो dxy इक्वल टू dyx, हमें ये प्रूव करना है, हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करनी है इसकी। चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। dxy ये आपका क्या है, बाय डेफिनेशन अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस y2 का स्क्वायर, बाय डेफिनेशन। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a का होल स्क्वायर? या वी कैन राइट, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स मैं माइनस a स्क्वायर लिखता हूँ या a स्क्वायर लिखता हूँ, बोथ ऑफ दीज आर सेम। सो यूजिंग दिस वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज dyx बाय डेफिनेशन, ठीक है। सो dxy इज इक्वल टू dyx फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि जो भी हम पॉइंट्स लेते हैं वो क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जो डिस्टेंस फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। नाउ द लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज द फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कि उसको प्रूव करना, बाकी फर्स्ट थ्री कंडीशंस जो है वो हमेशा मीट्रिक जब भी आप प्रूव करिएगा तो ज्यादातर इन मैनी केसेस के अंदर वो क्या होती है, हमेशा इजी होती है। फोर्थ में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। चलिए सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो अब हमें ये शो करना है dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलोंगिंग टू R। ये है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? अब यहाँ पर हम सबसे पहले dxy अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दैट इज, और यू कैन राइट टू शो, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू xz की डेफिनेशन लिखिएगा, दैट इज x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हमें ये शो करना है। अच्छा ये इनइक्वालिटी शो करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हम एक रिजल्ट वेल नोन इनइक्वालिटी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन कॉस्कीज इनइक्वालिटी। मिन्स्कॉस्कीज इनइक्वालिटी। ये मिन्स्कॉस्कीज इनइक्वालिटी क्या कहती है? मिन्स्कॉस्कीज इनइक्वालिटी कहती है कि समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to n ai प्लस bi का p होल रेज द पावर 1 by p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन
आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ए आई का p होल रेज द पावर 1 by p इज प्लस summation I varying from 1 to b b I p whole raised the power 1 by p. This left hand side is always less than equal to the sum of these two terms. ठीक है, where अब ये ए आई बी आई क्या है, ये ए आई और बी आई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड व्हाट इज p p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये मिन्स कॉस की इनइक्वलिटी है, ये आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिन्स कॉस की इनइक्वलिटी आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, सिर्फ मिन्स कॉस की इनइक्वलिटी अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है इसमें सफिशिएंट है लिखना. ठीक है, अच्छा मिन्स कॉस की इनइक्वलिटी हमारे को ये कहते हैं. अब ये कैसे यूज करेगा, देखिए जरा यहाँ से देखिएगा, ए आई आपका यहाँ से हम लेते हैं. ठीक है, तो A1 ले लेते हैं हम आपका x1 माइनस z1, A2 हम ले लेते हैं x2 माइनस z2, B1 हम ले लेते हैं xz1 माइनस y1 एंड B2 हम ले लेते हैं z2 माइनस y2. ठीक, अच्छा AI माइनस B1 क्या होगा, AI प्लस B1 क्या होगा, इफ यू सी दिस इज इक्वल टू व्हाट, x1 माइनस y1 और A2 प्लस B2 क्या होगा आपका, दैट इज x2 माइनस y2. ठीक, अब इसको यहाँ पर रख दीजिए. अच्छा यहाँ किस n की वैल्यू क्या होगी, n यहाँ पे 2 होगा, मैंने ये इन जनरल लिखी है व्हेन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और ठीक, अब यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हम इसको क्या करते हैं, इसको इनइक्वलिटी को यहाँ पर हम यूज करते हैं. ठीक है, कैसे, i वेरिंग फ्रॉम 1 to 2 है और आप इसको ये भी कह सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, चलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी इसको कह सकते हैं. चलिए अब यहाँ पर हम a1 प्लस b1 ये है. अब इधर देखिएगा, यहाँ पर ये जो है समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to 2. ठीक है, इसको रखिएगा ai प्लस bi. ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, x2 x1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2, p की वैल्यू क्या हम ले रहे हैं 2, p की वैल्यू 2 लीजिएगा तो ये आपका एग्जैक्टली यही बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है. चाहे आप इसको समेशन फॉर्म में लिख लीजिए या क्योंकि हमने इनइक्वलिटी इस फॉर्म में प्रूव करनी है तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, समेशन को आप एक्सपेंड करेंगे तो भी आपके पास सेम यही आएगा. ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, this is less than equal to, by this Minkowski inequality we have this is equal to under root of ai का स्क्वायर प्लस bi. सो देखिएगा आप ये एग्जैक्टली सेम यही बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ai का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव बाय Minkowski inequality. और जब हम ai b1 a2 b2 यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट दिस थिंग. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारी ट्राइंगल इनइक्वलिटी है ये होल्ड करती है, बट होल्ड किस रिजल्ट से करती है, किस इनइक्वलिटी से करती है, बाय यूजिंग द Minkowski inequality. ठीक है, सो Minkowski इस इनइक्वलिटी हमें कैसे यूज करनी है, Minkowski इनइक्वलिटी हमें ऐसे यूज करनी है कि जो ai है वो ये होगा फर्स्ट वाला a1, A2 आपका ये होगा, सिमिलरली B1 आपका फर्स्ट होगा और B2 आपका सेकंड होगा. ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट नथिंग बट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट द सेम, दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. दिस इज सेम एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सो फॉर ऑल x y z belonging to R2, and this is what we had to prove. This implies if and only if, because we are just putting the values of ai and bi, that's it. ठीक है, तो इस तरीके से हम R2 में देखते हैं कि यूक्लिडियन जो हमने ये डिफाइन किया था डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट इज a metric on R2. चलिए अब हमने एक
डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया R2 के ऊपर, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर हम थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर देते हैं, सपोज अब मान लीजिए मैं पहले वाला या दूसरे वाला कोई एक रखता हूं, बाकी दूसरा जो है मैं इसमें से डिलीट कर देता हूं, क्या पहले वाला स्क्वायर या दूसरे वाला स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये आता है कि इवन देन क्या मैं कह सकता हूं कि वो R2 पे मीट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक न्यू मीट्रिक डिफाइन करता हूं, से dxy इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर लीजिएगा तो ये सिंपल मॉड ऑफ x माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक d1 मीट्रिक नया डिफाइन किया है, किसके ऊपर, ऑन R2 के ऊपर। अच्छा ये कैसे आया, बिकॉज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स, वी नो दिस, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमारे पास अगर हम सिर्फ एक फैक्टर लेते हैं, दूसरा हटा देते हैं, वी गेट दिस। क्वेश्चन ये आता है कि जो मॉड हम ले रहे थे R पे मीट्रिक बना रहा था, लेकिन अब अगेन हमारे पास मॉड है, क्या ये सेम मॉड R2 पे मीट्रिक डिस्टेंस डिफाइन करता है। देखिए अगर मीट्रिक डिस्टेंस डिफाइन करता है तो नेचुरली उसको जो है सारी ऑल 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, नेचुरली उसको वो करनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम पहली कंडीशन देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा दूसरी कंडीशन देखें, पहली कंडीशन क्या है कि d1xy क्या हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेचुरली बिकॉज मॉड है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो डाउट। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। मान लीजिए अब हमें ये चीज शो करनी है कि ये चीज होल्ड करती है। चलिए 2 पॉइंट्स लेता हूं मैं इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया 0.2, एक पॉइंट लिया मैंने x 0.2 और y सपोज मैंने लिया 0.5। नाउ इफ यू सी द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 0.2 and 0.5, so by definition this is nothing but mod of 0 minus 0, this is equal to 0. So the distance between these 2 points is 0, but question is can I say x equal to y, that is can I say that 0.2 equal to 0.5? आंसर इज नो। व्हाई, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो डिफरेंट है, और R2 में कोई भी 2 पॉइंट सेम तभी होते हैं जब दोनों जो है इसके पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों सेम होते हैं। 0 0 इज ओके नो डाउट, बट 2 और 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो वी कांट से सेकंड कोऑर्डिनेट इसका सेटिस्फाई करता है, सो दैट इज व्हाई दीस 2 पॉइंट्स आर नॉट सेम। So that is why second property is not satisfied अगर सेम मॉडुलस लेते हैं हम किसमें, D1 के अंदर, मॉड ऑफ बिटवीन मॉड व्हाट बिटवीन द फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो मैंने एक एग्जांपल दिया R में जो मीट्रिक बनाता है, एक एग्जांपल दिया जो R में मीट्रिक नहीं बनाता है। सिमिलरली हमने R2 में एक एग्जांपल देखा जो मीट्रिक बनाता है, एक एग्जांपल देखा जो मीट्रिक नहीं बनाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, जब हम मीट्रिक करने चलते हैं, हमने R की बात करी, R2 की बात करी, तो क्या एक स्पेस पर एक से ज्यादा मीट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। सपोज मैंने R2 पे यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन कर दिया, क्या सेम स्पेस R2 में हम एक और मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज यस। इवन 1 मीट्रिक नहीं, हम मोर देन 2 मीट्रिक्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, 3 मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से फंक्शन लेते हो, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से डिफाइन करते हो सेम स्पेस पे अलग अलग मैट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हमने लिया यूक्लिडियन मैट्रिक, ठीक है, अब हम एक और मैट्रिक लेते हैं, ठीक है, एक और मैट्रिक लेते हैं जिसका नाम है मैक्सिमम मैट्रिक। सेम स्पेस R2 पे हम मैक्सिमम मैट्रिक लेते हैं, मैक्सिमम मैट्रिक। अब ये मैक्सिमम मैट्रिक क्या है? सेम स्पेस R2 द सेम स्पेस एंड विद मैट्रिक मैक्सिमम मैट्रिक। चलिए अब हम एक डिफाइन करते हैं, क्योंकि टपल फॉर्म में है ये, नो डाउट, dxy दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ठीक, जैसे हमने यूक्लिडियन मैट्रिक ज्योमेट्रिकली देखा था, सिमिलरली अब हम मैक्सिमम मैट्रिक को देखते हैं ये ज्योमेट्रिकली कैसे काम करता है, क्या है ये डिस्टेंस। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास R2 है,
ठीक। R2 में मैंने एक पॉइंट ये लिया जो कि x1 y1 है, फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या बनेगा y1 ये पॉइंट बनेगा आपका x1 y1। ओहो, इसको हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये x1 y1 x2 y2, तो ये बनेगा आपका x2 y1। ठीक। अच्छा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच में डिस्टेंस है मॉड ऑफ x1 माइनस x2, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है y1 माइनस y, ये देखिए हमने ये लिया, तो बाय डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ दीज टू, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ से छोटी है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ होगी, डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ होगी। चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा 1,1, ठीक है, और ये पॉइंट मेरा 1,1 है, ठीक, सपोज ये मेरा 1,1 है, ठीक है, और सपोज ये मेरा पॉइंट है 5,3, सपोज, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 5,1, ठीक, इसके डिस्टेंस कितना है 5 माइनस 1, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 4, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा 3 माइनस 1, सो दैट इज दिस डिस्टेंस इज 2, so that is why maximum of these two is what 4, so this distance is 4। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर अगर हम एक x1 x2 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज जिसके अंदर हमने लिया 1,1, ठीक, एक हमने लिया y1, y2, ठीक है, ये मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर रहा था, मैथमेटिकली कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने पॉइंट लिया 5,3, तो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन ये x है ये y है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई मेरा क्या होगा मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट का डिफरेंस 5 माइनस 1, कॉमा सेकेंड कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस 3 माइनस 1, तो अगर आप इसको देखेंगे ये क्या होगा मैक्सिमम ऑफ 4,2 एंड दैट इज नो डाउट 4 कौन सी थी आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन की लेंथ कितनी है 2, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कितनी है 4, सो मैक्सिमम डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो ये हमारा एक ये डिस्टेंस है जो हम ज्योमेट्रिकली लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये बात करेंगे इस पे कि क्या ये मीट्रिक है या नहीं, वी विल शो दिस और वी विल प्रूव दैट दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज अ मीट्रिक। हाउ, सी हियर, नंबर 1 dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात मुझे बताइए, अगर मॉड है दोनों में तो दोनों नॉन नेगेटिव है, और मैक्सिमम ऑफ नॉन नेगेटिव क्या होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, सो दिस इज वेरी क्लियर बाय डेफिनेशन dxy हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नंबर 2, अब हम शो करेंगे कोइंसिडेंस, मान लीजिए dxy मेरा 0 है, मुझे शो करना है कि x इक्वल टू y है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R2। चलिए अब इसके अंदर हम कैसे शो करेंगे इसको, फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R2, इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको ले लीजिए dxy, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिएगा, dx1 x2 कॉमा y1 y2, यही पॉइंट होंगे। अच्छा, बाय डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अच्छा एक बात मुझे बताइए, दिस इज 0, दिस इज 0, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैक्सिमम ऑफ 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स अगर 0 है, मैक्सिमम ऑफ 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स, 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ये जो नंबर्स हैं ये दोनों हमेशा 0 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ही अगर 0 है और दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स व्हाट, दिस थिंग इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ये क्या होगा आपका हमेशा 0 होगा। चलिए इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू y1, अगर ये मॉड, बिकॉज mod of a is 0 if and only if a is 0, we know this, so this is equal to this, and x2 is equal to y2 for all x1 x2, और for either you write x1 x2 फॉर्म में लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं for all xy belonging to R2, या तो आप लिखिए ऐसे for all x1 x2 comma y1 y2 belonging to R2, so it's better you write this, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, आप लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर यू राइट दिस। सो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी है कोइंसिडेंस की, वो हमने प्रूफ कर दिया। लेट अस सी द थर्ड वन क्या कहती है,
थर्ड वन कहती है सिमेट्री। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। चलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि जो डिस्टेंस है x और y में वो हमेशा y और x में हमेशा सेम होगा। देयर इज नो डिफरेंस, सेम हमेशा। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, dxy किसके इक्वल है? बाय डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन आया, नथिंग इज न्यू। ठीक है, अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है? दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y x। अच्छा ये किसके इक्वल होगा? मॉक्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ, अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है? y, तो इसका मतलब क्या है? y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 मॉड। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या ये दोनों सेम है? बिकॉज वी नो ना, आइदर आई राइट मॉड ए और माइनस मॉड ए, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, दोनों सेम है, तो बिकॉज mod of a is always equal to minus mod a, so that is why these two are always same। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम है, so that is why हमारे पास जो सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। दिस इज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अच्छा चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जो कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। डी एक्स वाई, क्या हम ये कह सकते हैं ये इसके इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। चलिए अब हम लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ गए हैं कि अगर ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ये एक मीट्रिक फंक्शन है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट अस स्टार्ट विद डी एक्स वाई। डी एक्स वाई क्या है हमारा? बाय डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ठीक, हमारे पास ये आता है। अच्छा डी जेड वाई डी एक्स जेड, ये हमारा आ गया मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस z2 एंड डी जेड वाई मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस y2। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि dxz इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दिस टू डिस्टेंसेस। अच्छा कैसे करेंगे? चलिए एक बात मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ओके चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें और इसको कंपेयर करिएगा तो इसमें एक z1 एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो हम इसमें प्लस माइनस करेंगे। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस y1। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये आ गया। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ये चीज क्या मैं लिख सकता हूं इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x2 माइनस z2 कॉमा मॉड ऑफ z2 x1 माइनस z1 x2 वेट अ मिनट मॉड ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस z1 माइनस y1 ओ z1 माइनस y1 एंड z2 माइनस y2, ये ले लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर एक टर्म मैं किसी सेट की ले रहा हूँ जिसमें कि वो टर्म इन्वॉल्व है, तो उसका अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी टर्म से तो क्या होगा, मैक्सिमम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जो अपने सेट में वो टर्म बिलोंग कर रही है। इसमें ये टर्म आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर मैं दो टर्म्स का मैक्सिमम लूंगा तो वो एक कोई भी एक टर्म का कोई भी हम ले लें तो उसका मैक्सिमम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली z1 माइनस y1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, सो x1 माइनस z1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। सिमिलरली वी कैन प्रूव x2 माइनस y2 इज लेस देन इक्वल टू maximum of mod of x1 minus z1 comma x2 minus z2 plus maximum of mod of z1 minus y1 mod of z2 minus y2। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों टर्म्स एक सेम नंबर से लेस देन इक्वल टू है। एक बात मुझे बताइए, अगर a लेस देन इक्वल टू है b से and c is less than equal to b, then what can you say about the maximum? Then the maximum of these two
ए कॉमा सी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू बी। अगर ए बी से छोटा है, सी भी लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसका मैक्सिमम भी हमेशा लेस देन इक्वल टू बी होगा। अच्छा, इसके अंदर बी कौन है? बी आपका ये मैक्सिमम, ये राइट हैंड साइड है। ए क्या है आपका? ये है। ए क्या है आपका? ये हो गया। और सी क्या हो गया आपका? ये हो गया। इफ मैक्सिमम ऑफ दिस टू, सो मैक्सिमम ऑफ mod of x1 minus y1 mod of x2 minus y2 is less than equal to maximum of mod of x1 minus z1 comma mod of x2 minus z2 plus maximum of mod of z1 minus y1 comma mod of z2 minus y2. So this is what we wanted to prove. यही तो हम शो करना चाहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू दिस. सो दिस वे वी प्रूव द फोर्थ इनइक्वालिटी. ठीक है. सो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सो नाउ वी कैन सी मैक्सिमम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस ऑलवेज गिव्स यू अ मैट्रिक. ठीक है, हमेशा आपको एक मैट्रिक देता है. अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैक्सिमम आपको एक मैट्रिक देता है तो क्या मिनिमम भी आपको एक मैट्रिक देगा? क्वेश्चन ये आता है. चलिए देखते हैं. अगर हम इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम मैक्सिमम को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं मिनिमम से. चलिए एक और मैट्रिक लेते हैं, d2xy. दिस इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम ऑफ mod ऑफ x1 माइनस y1 mod ऑफ x2 माइनस y2. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मिनिमम भी अपने, ये मिनिमम ऑफ दीज टू जो डिस्टेंसेस है, क्या ये एक मीट्रिक फंक्शन देता है आपको? लेट अस सी कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, क्या सारी होती है या कुछ होती है कुछ नहीं होती. तो लेट अस सी. चलिए अब हम मिनिमम ले रहे हैं. चलिए पहली प्रॉपर्टी d2xy. ठीक है, डेफिनेटली ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अगर दो नॉन नेगेटिव नंबर है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम भी लीजिएगा, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इसमें कुछ नया नहीं है, बेसिक एलिमेंट्री चीज है. चलिए ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गई. सेकंड देखते हैं हम कि क्या अगर d2xy 0 है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y. चलिए सेम एग्जांपल अब हम यहाँ पे लेते हैं. सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट में लिया था. मान लो x हमने ले लिया 0.2, y हमने ले लिया 0.5. ठीक है, देखिए क्या इसमें ये d2xy ये क्या हो गया आपका? इसको अगर हम लेते हैं तो ये आपका आ गया मिनिमम ऑफ mod ऑफ x1 माइनस y1. पहले दो कोऑर्डिनेट को 0 0, अब लास्ट के दो कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 5. तो ये क्या आया? मिनिमम ऑफ 0 एंड 3. ठीक, तो ये क्या है आपका? 0. मिनिमम ऑफ दिस टू इज व्हाट? 0. बट क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? कैन आई से x इज इक्वल टू y? अगेन x और y इक्वल कब होंगे? जब पहला कोऑर्डिनेट सेम होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट सेम होगा. अब पहला तो सेम है लेकिन दूसरा डिफरेंट है. सो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोइंसिडेंस प्रॉपर्टी है वो अब सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो हम देख रहे हैं कि अगर हम जो हम मीट्रिक ले रहे हैं, अगर उसमें हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक नया मीट्रिक दे. मे और मे नॉट बी. सो इट डिपेंड्स. सो हमने ये देखा, अब R2 पे हमने एक मीट्रिक डिफाइन करा जो कि यूक्लिडियन था, एक हमने डिफाइन करा जो मैक्सिमम था. क्या हम इसके अलावा भी कोई और मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज यस, वन मोर मीट्रिक. इनफैक्ट हम बहुत सारे मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आपके साथ वही एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ जो कि वेल नोन मैट्रिसेस है. सो एक और मैट्रिक्स आपके सामने है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन मैट्रिक्स. ये क्या करता है? इसमें हम डिस्टेंस सेम स्पेस, हम देखिए स्पेस एक ही है, स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है. R2 हमने फिक्स किया हुआ है. सबसे पहले हमने यूक्लिडियन किया, फिर हमने मैक्सिमम किया, और अब हम थर्ड मैट्रिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन. पोस्टमैन कैसे है? जैसे मान लीजिए अब हमने ये डिफाइन करा मैक्सिमम ऑफ mod ऑफ x1 माइनस y1 प्लस mod ऑफ x2 माइनस y. अच्छा, इसको हम पोस्टमैन क्यों बोलते हैं? इसमें ऐसा क्या है? चलिए मान लीजिए कोई भी पोस्ट ऑफिस से एक जो है पोस्टमैन लेटर लेके निकला. सपोज वो पहले यहाँ पे जाता है, फिर वो यहाँ पे आता है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये क्या है आपका x1 x2, ये क्या है आपका y1 y2, और ये क्या है आपका y1 x2. ठीक, ये आपका y1 x2 है. चलिए ये डिस्टेंस अगर हम इसको ग्राफ ज्योमेट्रिकली देखें तो पोस्टमैन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी डिस्टेंस वो काउंट करेगा, जब वो यहाँ से आ जाएगा तो ये भी डिस्टेंस वो काउंट करेगा.
सो पोस्टमैन जिस जिस पाथ को फॉलो करेगा, सपोज इसके बाद जो है वो कहीं और जाता है, सपोज वो आगे और जाता है, तो वो फिर वो इसको भी काउंट करेगा। तो पोस्टमैन जितना चलता जाएगा वो अपने डिस्टेंस को काउंट करता रहेगा। और जब वो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहता है तो वो हमेशा ये भी देखता है कि मेरे को अपना डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज करना है, मुझे वापस ना आना पड़े। तो हमेशा वो क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है जिससे कि उसे रिटर्न ना होना पड़े और वो आगे आगे बढ़ता रहे। नो डाउट जब वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो उसे पोस्ट ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, नेचुरल है, बट जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उसी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस हम कैसे, जैसे जैसे पोस्टमैन मूव कर रहा है वैसे वैसे हम उसको कैलकुलेट करें, सो दैट इज व्हाई हम इस मीट्रिक को क्या बोलते हैं, पोस्टमैन मीट्रिक बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये भी एक मीट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। फर्स्ट, dxy, no doubt sum of two non-negative numbers is always a non-negative number. So कभी भी दो नॉन नेगेटिव नंबर को अगर आप सम कीजिएगा तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर देगा। दिस इज क्लियर बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड, अगर मान लीजिए dxy मेरा जीरो है तो क्या x और y हमेशा जीरो होगा? चलिए dxy जीरो लेके हम चलते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इज जीरो। हम एक रूल जानते हैं कि अगर, क्योंकि अगर a1 प्लस a2 जीरो है एंड a1 a2 दोनों के दोनों आपके नॉन नेगेटिव नंबर हैं, ये कब होता है, तब और तब जब a1 और a2 दोनों जीरो, दोनों नॉन नेगेटिव है, सम जीरो है, तो नेचुरली दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें इफ एंड ओनली इफ दिस इज जीरो, दैट मीन्स मॉड ऑफ x1 माइनस y1 is equal to mod of x2 minus y2, this is equal to 0. This is by from here, ठीक है। if and only if x1 minus y1 equal to 0 equal to x2 minus y2, naturally अगर mod of a is 0 है, because mod of a is 0 if and only if a is 0. So now if and only if next we have x1 equal to y1 and x2 equal to y2, इट मीन्स पहला कोऑर्डिनेट सेम है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, यही तो हमें प्रूव कर रहा था। सो नाउ आई कैन से दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो सिमेट्रिक है, जो कि बड़ी इजी है, यू कैन डू एंड ट्राई योरसेल्फ। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है, बड़ा आसान है, दो ही लाइनों की इनइक्वालिटी है, इसमें कुछ नया नहीं है, जैसा कि हम प्रूव करते आ रहे हैं। dxy इक्वल टू dyx, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन xy जो हमारे पास है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1, नॉट मॉड मैक्सिमम, दिस टाइम वी हैव प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हैं हम, y1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2, एंड दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन yx। दो लाइन का प्रूफ था, बड़ा इजी था, कुछ भी नया नहीं है, एंड दिस थिंग होल्ड्स नो डाउट फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R2। अच्छा फोर्थ आते हैं, फोर्थ हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती है। फोर्थ में अगेन हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब हमें ये शो करना है, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस y2। चलिए एक काम करिएगा, इसको इसकी पेयरिंग ले लीजिए, ठीक, और इसकी पेयरिंग देखिए, ठीक, ये दोनों। चलो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2। ये चीज हम ऑलरेडी कई बार यूज कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। सिमिलरली x2 माइनस y2, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस z2 प्लस मॉड ऑफ z2 x1 माइनस z1, हाँ, mod of z, this is same as mod of x2 minus z2 minus y2, ठीक है। अब इसको देखिएगा, अच्छा इसमें x1 माइनस y1, इसको एक्चुअली एक थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, x1 इसको और इसको, ठीक, ये इसके साथ आएगा और ये वाला आएगा इसके साथ, ये पेयरिंग थोड़ा सा गलत हो गई, ये इसके साथ, ठीक है। ये देखिएगा x1 माइनस z1, z1 माइनस y1, x1 माइनस y1, z1 एंड z1 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस z2, z2 माइनस y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy, ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम सिंपली हमें क्या शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पहले वाला है उसको हम इससे मैप करेंगे, जो दूसरे वाला है इसको हम इससे देखेंगे, ये दोनों वाला कैसे। इधर देखिए x1 माइनस y1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार, ये इक्वल टू है। सो अगर a लेस देन इक्वल टू b है और c लेस देन इक्वल टू d है, देन a प्लस c इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b प्लस d, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ठीक है। सो सिमिलरली मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 is always less than equal to mod of x1 minus z1 plus mod of and this is nothing but your distance between xz plus distance between zy, and this is your nothing but distance between xy. So we have seen, हमने क्या देखा कि ये जो डिस्टेंस है हमेशा लेस देन इक्वल टू है सम ऑफ dxz एंड dzy, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। चलिए, इस तरीके से हमने एक और पोस्टमैन मैट्रिक्स हमने देखा आज, जो इसमें जो है एक मीट्रिक है। चलिए, एक चीज छोटा सा बोल के मैं खत्म करता हूं आज यहाँ पे कि क्या अगर मैं अब यहाँ पे हम सम ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हम सम ले रहे हैं, तो अगर क्या, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई एट होम, कि क्या हम अगर यहाँ पर माइनस ले लें सपोज, तो क्या ये एक मीट्रिक रहेगा या एक मीट्रिक बनाएगा? कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी? बस एक हिंट देके छोड़ रहा हूं, जस्ट सी फर्स्ट, क्या dxy हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? दिस इज योर होमवर्क एंड यू कैन ट्राई कि ये चीज सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। मीट्रिक स्पेस का पेपर सबसे इजी पेपर है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी तरीके से करिएगा तो जो रियल एनालिसिस में आपके फर्स्ट के ईयर के और आपके सेकंड ईयर के जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी आपको रिजल्ट्स थोड़े से कम क्लियर हुए, आप इस लेक्चर सीरीज को देखिएगा तो आपको वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इनकेस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कहीं पे कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। बट प्लीज आप अपने डाउट्स को शेयर जरूर करिएगा कमेंट्स में लिखकर, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकें। ओके, बाय बाय।